शेयर मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसे हर बार प्रॉफिट होता है। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हमेशा पैसा कमाते हैं। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उस सेक्टर के बारे में, कौन सा है वो सेक्टर और क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकर फर्म के बारे में, जो अभी इंडिया में ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे कंपनीज, नए नए कंपनीज आते हैं नए नए फीचर्स के साथ में और टेक्नोलॉजी के साथ भी एडॉप्ट कर रहे हैं। आप पैसा कमाएं या ना कमाएं, ब्रोकर तो पैसा कमाता ही है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। हमारे देश में टॉप 3 कंपनीज जो है, फर्स्ट है जीरोधा, जिसका 1 करोड़ डीमैट अकाउंट है। ये बहुत ही अच्छे फैसिलिटीज़ के चलते इनका नंबर 1 रैंकिंग पे आता है। सेकंड पे आता है ग्रो, जिसके पास 1.2 करोड़ डीमैट्स अकाउंट है। और थर्ड पे आता है एंजल वन। वैसे तो आप डीमैट अकाउंट वाइज देखेंगे तो एंजल वन टॉप पे आता है, क्योंकि उनके पास 3 करोड़ डीमैट अकाउंट है और उनका एप्लीकेशन भी काफ़ी फास्टर है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो। बाकी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ये सब ब्रोकर हमेशा से पैसा कमाते हैं, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। जब भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उनको एक प्रॉफिट जाता ही जाता है। हर एक ब्रोकर पैसा कमाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि कई पे तो ऐसा है कि ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, तो वो पैसे कैसे कमाते हैं। इनका मैक्सिमम जो प्रॉफिट आता है वो ट्रेडिंग से आता है, वो आपका डिलीवरी शेयर से नहीं आता है। मेजर 3 सोर्स ऑफ इनकम जो इनका आता है, फर्स्ट है एफ ट्रेडिंग, जिसमें 70% ऑफ द रिवेन्यू मोस्ट ऑफ देम का वो एफ ट्रेडिंग से ही आती है। उसके बाद आती है डिलीवरी से 10-15% आता है। म्यूचुअल फंड से 5 to 10% आता है। तो मैक्सिमम हर एक ब्रोकरेज फर्म का आप अगर देखेंगे तो 70% रेवेन्यू एफ ट्रेडिंग से ही आता है। इसलिए वो हमेशा पैसा कमाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एफ में बहुत लंबे लंबे क्वांटिटी पे ट्रेडिंग होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ डीमैट अकाउंट के बारे में। अगर 2008 से पहले का अगर आप क्राइसिस देखेंगे तो इंडिया में सिर्फ 20 से 30 लाख के डीमैट अकाउंट होते थे। फिर उसके बाद 2008 में क्राइसिस आया, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी शेयर मार्केट में और बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए, क्लोज भी हुए। बट अगर आप एवरेज देखेंगे 2018-19 से पहले, तो 2 से 4 करोड़ के बीच का डीमैट अकाउंट का डेटा आपको दिखेगा। उसके बाद 2020 में फिर से कोविड का क्राइसिस आया और डीमैट अकाउंट में फिर से एक पंप आया। आज के दिन में अगर आप रिसेंट डेटा देखेंगे 2025 का, तो 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए थे 2025 में, जो कि हाईएस्ट एवर नंबर है। हाँ, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस आया। 140 करोड़ का अपना देश का पॉपुलेशन है। मैं सबको नहीं लेता हूं, लेकिन अगर 30-40 करोड़ पॉपुलेशन भी अगर आप लेंगे, उसके कंपैरिजन में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक डेटा और भी देखने वाली बात है कि इसमें मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी आ गए। ऐसा नहीं है कि इसमें एक इंडिविजुअल के एक डीमैट अकाउंट है, कई लोगों के 3 से 4 डीमैट अकाउंट है। मेरे बहुत सारे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। जैसे मेरा टेक्निक ये है अलग अलग डीमैट अकाउंट रखने का। कई बार मैं CDSL से शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मुझे प्रॉफिट जैसे बुक करनी है तो उसमें मेरा ब्रोकरेज चार्जेस बच जाता है। सेम सिर्फ 45 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पे मैं मेरे डीमैट अकाउंट पे शेयर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, एंजल वन से ग्रो पे या फिर ग्रो से एंजल वन पे। तो मुझे ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ता है CDSL के थ्रू। तो वो एक रीज़न भी हो सकता है, बहुत लोग मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखते हैं। इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है। आपने डीमैट का डेटा तो देख ही लिया, कैसे 40 लाख डीमैट अकाउंट ही हुआ करते थे एक समय पे, लेकिन आज के दिन में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है। इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पब्लिक भी इन्वेस्ट कर रही है। एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्री अगर आप देखेंगे तो 30-40% ऑफ द पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। बट हमारे कंट्री में वो पॉपुलेशन 2 से 3% ही है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये नंबर काफ़ी बढ़ेंगे और ब्रोकर फर्म के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब यहाँ पर हम डिटेल कंपैरिजन करते हैं कि किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम कंपैरिजन करेंगे 2 कंपनी को, एंजल वन और ग्रो को, क्योंकि जीरोधा लिस्टेड नहीं है तो इस 2 कंपनी को ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। दोनों कंपनी लिस्टेड है। ग्रो का IPO अभी रिसेंटली आया था, आप सभी जानते हैं, और एंजल वन काफ़ी समय से लिस्टेड है। आई थिंक कोविड के बाद ही ये लिस्टिंग हुई थी। डिटेल एनालिसिस करेंगे हम टेक्निकल से लेके फंडामेंटल के बारे में। बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों कंपनी में मार्केट में कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप एंजल वन देखेंगे तो उसका भी ऐप बहुत अच्छा है एंड ग्रो का भी बहुत अच्छा है। ग्रो थोड़ा सिंपल है और फैमिलियर है, तो इसके लिए लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। एंजल वन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ, एंजल वन का ऐप काफ़ी फास्टर है। मैं तो दोनों यूज़ करता हूँ, मुझे तो एंजल वन बेटर लगता है, बट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। बाकी डिटेल आपको फंडामेंटल में मैं शो करता हूँ। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल और टेक्निकल। उसके बाद मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि इस शेयर्स में क्या करना चाहिए, किस शेयर्स को खरीदना चाहिए, किसे नहीं खरीदना चाहिए। इसके लिए मैं आपको स्क्रीनर पे दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ। बिलियन ब्रेन जो कि ग्रो के नाम से पॉपुलर है डीमैट अकाउंट पे, और एंजल वन तो आप सभी जानते हैं। दोनों का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है।
ग्रो का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, एंड 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंजल वन का, मतलब 5 टाइम्स छोटा है एंजल वन कंपेयर टू ग्रो। बट ये सब बातें हम सिर्फ यहाँ नहीं करते हैं, ROC एंड ROE की बात करेंगे तो ग्रो का काफ़ी अच्छा है एंड एंजल वन का 25 का है। पी रेशियो की बात करेंगे तो 63 का पी है ग्रो का एंड एंजल वन का 27.8। बट आप यहाँ से सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। हम लोग क्वार्टरली सेल्स के बारे में नहीं बात करते हैं क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं हैं, तो हम एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे पहले। अगर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ का सेल्स का जो रेवेन्यू है, यहाँ सेल्स का जो रेवेन्यू है, ये बात कर रहे हैं हम ग्रो की, तो 4,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है। एंजल वन का है 5,200 का। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसका ज़्यादा है ग्रो का एंड एंजल वन का 1172 है। लेकिन लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया था ग्रो ने और एंजल वन ने यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, अगर आप देखेंगे एंजल वन का रेगुलर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है एंड ग्रो का IPO अभी रिसेंटली आया था, तो अभी हमें ग्रो को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि आगे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मार्केट कैप दोनों का सेम नहीं है, 5 टाइम्स है यहाँ पर ग्रो का, बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। बैलेंस शीट की हम यहाँ बात करते हैं तो दोनों का रिजर्व्स अप्रॉक्सीमेटली 366 है यहाँ पर ग्रो का एंड 90 है यहाँ पर एंजल वन का। एंड रिजर्व की बात करेंगे तो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 700 करोड़ का डिफरेंस है। बट एंजल वन ने यहाँ पर बोरोइंग्स की है तो उनका इन्वेस्टमेंट सब मिलाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का होता है। एंड ग्रो का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग ये 5,000 करोड़ हुआ और ये अगर 600-700 ले लेते हैं तो 6,000 करोड़ के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है। इनका इन्वेस्टमेंट कम है कंपेयर टू एंजल वन, लेकिन मार्केट कैप 5 टाइम्स है। प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर देखेंगे तो सेम है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। पी रेशियो यहाँ पर 62, पी रेशियो कहाँ गया, पी रेशियो यहाँ पर 63 का है एंड यहाँ पर 27 का है। मार्केट कैप भी 5 टाइम्स है, तो ये ऐसे देख के ही समझ में आता है कि ग्रो अभी काफ़ी कॉस्टली है। अब ग्रो का मैंने चार्ट पैटर्न लिया है टेक्निकल, मैंने डे का ही लिया है क्योंकि IPO अभी आया था नवंबर 2025 पे। IPO की लिस्टिंग प्राइस थी लगभग 100 रुपये की और वहाँ से 162 चल रहा है, तो वहाँ से भी अच्छा चल चुका है। एंड तब से एक कंसोलिडेशन फेज़ पे ही है, लगभग IPO के बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ पे ही है। जो पंप हुआ था स्टार्टिंग में ही हुआ था, उसके बाद एक ही लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। टेक्निकल में ऐसा कुछ देखने के लिए खास है नहीं मेरे हिसाब से, इसमें कुछ पैटर्न बनेगा उसके बाद समझ में आएगा साल भर के बाद कि कैसा लग रहा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स। तो अभी इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखती है ग्रो में टेक्निकल के हिसाब से। एंड फंडामेंटल के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि मुझे तो ये महंगा ही लगता है। ये एंजल वन का टेक्निकल है, मैंने वीकली चार्ट लिया है ताकि हम लोग को ब्रॉड व्यू मिले एज ए इन्वेस्टर, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। बट मैं FNO ट्रेडर नहीं हूँ इसलिए मैंने डे का चार्ट नहीं लिया। एक समय से ये कंसोलिडेशन पे है, कंसोलिडेशन पे ये लगभग अक्टूबर 2023 से है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो ये 900 डेज हो चुका है, मतलब 3 साल से एक ही प्राइस पे रहना भी बहुत बड़ी बात है, जबकि 3 साल में मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं। बट एंजल वन में एक कंसिस्टेंसी है और ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी है एक, क्योंकि मार्केट अभी करेक्टेड हो रखा है तो इसीलिए सपोर्ट पे भी मिल रही है। एंड यहाँ कंटिन्यूसली बाइंग भी हो रही है। अगर इस कैंडल्स को आप देखेंगे यहाँ पर विक्स दिख रहे हैं बहुत सारे, ऐसे विक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाय कर रहे हैं। शेयर ने कंटिन्यूसली ग्रोथ दिया है, इस प्राइस पे आई थिंक IPO आया था। एंड अगर इसका आप टॉप ले लेते हैं तो लगभग 11 टाइम्स का रिटर्न दिया है इसने, 1100%, मतलब 11 टाइम्स का रिटर्न दिया है। और 2020 में ही IPO आया था कोविड के 6 महीने के बाद, तो बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। कंपनी में कंसिस्टेंसी है, रेगुलर ग्रोथ दिखा रहे हैं और इनका एप्लीकेशन भी काफ़ी फ्रेंडली लगता है मुझे। मैं एक डे चार्ट पे अभी जाता हूँ कि क्या इसमें एक स्विंग ट्रेड बन रहा है, तो हम देखते हैं। पहले मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ अगर हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से तो ये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। ये रेंज बाउंड पे है यहाँ पर काफ़ी समय से नीचे, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आती है
लगभग यहीं पर, ये एक रेंज ही हो गया लगभग, आप देखेंगे तो इस रेंज में ये बाइंग रेंज है। जब भी यहाँ पर आया है यहाँ से बाय हुआ है। एंड अगर आप एग्ज़िट का प्लान कर रहे हैं एक अच्छा स्विंग ट्रेड लेने के लिए, तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है आपका एग्ज़िट के लिए 350 रुपये में। एंड वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ से एक एरो ड्रॉ करें तो कोई एरो बनता है, ओके, यहाँ से भी एक एरो लगभग बनती है। तो उस प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको इमीडिएट यहाँ पर भी एग्ज़िट आप कर सकते हैं 272 पे। ये प्राइस आई थिंक अप्रैल मई में मिल जाना चाहिए, जैसा ये पास्ट डेटा है इसके हिसाब से। तो अगर आप गेन की बात करें तो इस लेवल से भी आप परचेज करेंगे तो 15% का गेन मिलता है। अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा होल्ड करना है, आपको 45% का भी गेन मिल सकता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। ये सब टेक्निकल और फंडामेंटल देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा महंगा है। बिफोर गोइंग टू कंक्लूजन, मैं आपको वॉर सिनेरियो के बारे में बताता हूँ जिसको लेके लोग पैनिक हैं कि अभी शेयर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, जैसे रसिया और यूक्रेन का भी चल रहा है, और अभी रिसेंटली ईरान के चलते भी काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। देखिए, इस सब समय पे ही शेयर सस्ते पे मिलते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आपको शेयर सस्ते पे नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी सबको डर लगता है यहाँ से और नीचे जाए तो मेरा तो यही मानना है कि रिबाउंड पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, पार्सली छोटे छोटे अमाउंट पे। एंड अगर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो आप पैसे का क्या करेंगे? ये सब चीज़ें तो चलते ही रहेंगी। कंफर्ट पे आपको शेयर सस्ते पे नहीं मिलेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है? अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। एंजल वन बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, आई थिंक ये रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुई है। वैसे ही ग्रो का ही है, और रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुआ है। उसके पहले मोतीलाल ओसवाल भी थे और बहुत सारे कंपनी थे जो चल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सब कंपनी डोमिनेट कर रहे हैं अभी मार्केट को? ये रीज़न है टेक्नोलॉजी का। नए नए टेक्नोलॉजी आए, नए नए फैसिलिटी आए। जैसे अभी MTF का एक नया फैसिलिटी आ गया, जैसे अभी कैपिटल का भी एक नया फैसिलिटी आ गया, जीरोधा ने चालू किया है कि आप शेयर्स के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो इसके चलते ज़्यादा लिवरेज मिल जाता है और लोग उसी कंपनी में डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं, ट्रेडिंग बढ़ती है और ब्रोकर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ नया फैसिलिटी चालू हो जाए, और RBI भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है जिसके चलते ब्रोकर को बहुत इश्यूज़ होते हैं। जैसे अभी लॉट साइज भी छोटे बड़े होते रहते हैं, उसके चलते ब्रोकरेज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। फिर उसके बाद अपसाइड आया क्योंकि MTF चालू हो गया। पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे AI के चलते कुछ नया भी डेवलप हो जाए। तो हमें पता नहीं है आने वाले दिनों में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी या ख़राब करेगी। एक और चीज़ भी ये है, जब शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या अच्छा रिटर्न नहीं देता है तो इस ब्रोकर हाउस का प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे होते रहता है। तो मार्केट के रिस्क के हिसाब से इनका इनकम डिसाइड करता है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। तो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करना चाहिए। नए फैसिलिटीज़ प्लस मार्केट का सेंटिमेंट के हिसाब से इनके अप्स एंड डाउन होते हैं। चलिए, एंड में मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ। ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि शेयर्स में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें और डिस्कस करें। देखिए, ये सब डेटा देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रो में अभी वेट करना चाहिए करेक्शन का। इसमें काफ़ी करेक्शन आना चाहिए। 62 के PE पे ये शेयर बहुत महंगा है। एंड ये 5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है एंजल वन के कंपैरिजन में। एंजल वन काफ़ी अच्छा लगता है और कंसिस्टेंट भी है, जबकि ग्रो में अभी कोई कंसिस्टेंसी मुझे नहीं दिखती है। मुझे ऐसा लगता है ग्रो में एक करेक्शन आ सकता है अच्छा खासा। हाँ, एंजल वन में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है स्विंग ट्रेड के लिए। आई थिंक 15% का एक रिसेंट गेन मिल सकता है 2-3 महीने में। एंड 40-50% का जो गेन है आई थिंक वो उसके लिए 1 साल भी लग सकता है। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। एंड ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।